नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी, जिसे बोलना भी अच्छा लगता है, सुनना भी अच्छा लगता है। इसी प्रभावी भाषा यानी हिंदी। हमने पहले कबीर जी की काव्य पढ़ी। हाँ, साधो जग देखो बोराना, बहुत अच्छा लगा, पढ़ने में बहुत मज़ा आया। हालांकि मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको भी शायद बहुत अच्छा लगा होगा। आज पढ़ते हैं बापू की कुटिया में। बापू यानी कौन? हाँ, बापू यानी महात्मा गांधी जी। हाँ, उनके बारे में लिखा है रामवृक्ष बेनीपुरी। तो थोड़ा हम कवि परिचय लेंगे, हमारे जो लेखक हैं उनका परिचय लेते हैं। उनका जन्मदिन और मृत्यु, जन्म की संवत और मृत्यु की संवत दी गई है। सन 1902 में उनका जन्म हुआ और देहांत उनका हुआ 1969 में। ठीक है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ। यानी कि उनका जो पीछे लगा है बेनीपुरी, वो उनके गांव का नाम है। हाँ, वो बेनीपुरी के रहने वाले हैं, तो उससे उनका नामकरण हो गया रामवृक्ष बेनीपुरी वाले। हम बहुत जगह घूमने जाते हैं तो ऐसा देखते हैं कि वो उनके खावड़ा वाले, भूज वाले, नखत्राना वाले ऐसे ऐसे लिखा होता है। हाँ, बहुत सारी जगहों पे। तो ये क्या है कि वो वहाँ से बिलोंग करते हैं, वहाँ के रामवृक्ष बेनीपुरी जी। बाल्यावस्था में उनके पिताजी का देहांत हो गया। देहांत के चलते उनका जो लालन पालन पोषण हम जो कहते हैं, उनकी मौसी ने किया था। सन 1920 में मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास करने से पहले ही 10वीं कक्षा पास करने से पढ़ना लिखना उन्होंने छोड़ दिया और गांधी जी का जो असहकार आंदोलन था, जिसे हम गुजराती में असहकार आंदोलन कहते हैं, असहयोग आंदोलन यानी कि असहकार आंदोलन में वो कूद पड़े, यानी कि उससे जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। बाद उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलनों प्रयाग की विशारद शिक्षा प्राप्त की। हाँ, बाद में हिंदी साहित्य सम्मेलन में गए, प्रयाग किया। प्रयाग में एक दो जगह जो विशारद जो कार्यक्रम हुए थे उनमें भी सम्मिलित हुए। धीरे धीरे उन्होंने इसमें रुचि बढ़ी उनको, तो उन्होंने क्या किया, हिंदी में विशारद की शिक्षा प्राप्त की। हाँ, जिसे हम तज्ज्ञ बोल सकते हैं। ऐसे तज्ज्ञ बने। 15 वर्ष की आयु में वो पत्र पत्रिकाओं में लिखने लगे थे। हाँ, तो पहले से वो कैसे थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। तो उन्होंने क्या क्या किया, तो उन्होंने नाटक भी लिखे, उपन्यास भी लिखे, कहानियाँ भी लिखी, ललित निबंध भी लिखे, रेखाचित्र लिखे, संस्मरण आदि सब कुछ लिखा है। गद्य विभाग में उनकी रचनाएं। साहित्य के क्षेत्र में उनका प्रवेश जो हुआ, वो प्रवेश हुआ पत्रकारिता के माध्यम से। वो पत्रकार थे। तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, जनता आदि साप्ताहिक पत्रिकाओं का वो उन्होंने क्या किया, संपादन किया। माटी की मूर्तें और लाल तारे उनके रेखाचित्रों के संग्रह हैं। गेहूँ और गुलाब, चित्ता के फूल, पतितों के देश में आदि उनकी महत्वपूर्ण रचना है। ललित निबंध के क्षेत्र में उनकी बहुत अच्छी विशेष ख्याति उनको मिली थी। प्रस्तुत जो गद्य हैं वो बापू से, हमारे जो महात्मा गांधी जी हैं, बापू की जी हैं, गांधी जी जिसे हम कहते हैं, वो प्रस्तुत पाठ बापू की कुटिया में लेखक ने गांधी जी के जीवन काल में उनसे कभी नहीं मिल पाए। रंज है उनका, ये उनका दुख है कि उन्होंने अपने जीवन काल में कभी गांधी जी के असहकार आंदोलन में वो उनसे जुड़े लेकिन उनसे मिल नहीं पाए। इस बात का उन्हें रंज है, दुख है। दूसरी ओर उनकी अनुपस्थिति में गांधी जी नहीं हैं, तो कुटिया की हर वस्तु को आत्मसात करने का सुअवसर उनको प्राप्त होता है और वो अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। लेखक बापू से इतना स्नेह करते हैं, इतने प्रभावित थे कि उनके न रहने पर भी बापू की वस्तुओं को साहचर्य से वे अपने आसपास महसूस करते हैं। इतने बापू के वो प्रशंसक हैं। तो चलो पढ़ते हैं, बहुत अच्छा है। इससे ये इसका प्रकार है रेखाचित्र। जो रेखाचित्र यानी आपके मानस पर वो एक दृश्य खड़ा कर देंगे कि रामवृक्ष बेनीपुरी वाले नहीं, आप बापू की कुटिया में, ऐसा आपको प्रतीत होगा। अगर आप दिल से पढ़ेंगे, दिल से याद रखेंगे, तो इसे याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। क्योंकि एक बापू की कुटिया यानी जिसे हम कमरा आजकल बोलते हैं, रूम बोलते हैं, वही। हाँ, तो बापू की कुटिया में जाते हैं तो बापू की कुटिया में उन्होंने क्या देखते हैं, यही सब इसमें लिखा है। तो पहले शुरुआत करते, बापू यहाँ तुम्हारी इस कुटिया में तुम्हारे पायताने बैठकर ये कुछ पंक्तियाँ लिख रहा हूँ। बापू हालांकि हैं नहीं, बापू की कुटिया में गए, लेकिन वो बोल क्या रहे हैं, वो बोल रहे हैं बापू मैं आपकी कुटिया में हूँ, मैं तुम्हारी कुटिया में आया हूँ, तुम्हारी पायताने बैठकर, आप जिसे हम पायताना बोलते हैं, पैरों के तले,
कुछ पंक्तियाँ लिख रहा हूँ। क्या लिखते हैं? जब तक तुम यहाँ थे मैं नहीं आया, ये मेरा दुर्भाग्य था या सौभाग्य। कहते हैं जब तक तुम यहाँ थे मैं नहीं आया, ये मेरा दुर्भाग्य समझो या सौभाग्य। दुर्भाग्य तो था ही, ऐसे विश्व विभूति को नाम मिलना एक दुर्भाग्य कहा जाए, तो दुर्भाग्य तो था ही, क्योंकि जिसके आदेश पर अपने जीवन के प्रवाह को मोड़ दिया, जिसकी आज्ञा पर बार बार अपने को संकटों में डाला, और सबसे बढ़कर विश्ववंद व्यक्ति के, जिसको विश्व नमन करता है ऐसे व्यक्ति, विश्ववंत व्यक्ति के दर्शन के लिए दूर दूर से देशों के लोग आते रहे, उसकी जिंदगी में उसके आवास स्थान पर पहुंचकर उसकी चरण रज से अपने मस्तक को धन्य न बना सका, ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? अगर क्वेश्चन आए कि कवि लेखक अपने आप को दुर्भाग्यशाली क्यों समझते हैं, तो ऊपर का जो वर्णन है ये पूरा इसमें आता है। वो कहते हैं कि क्यों मैं दुर्भाग्यशाली हूँ, तो उसकी वजह कहते हैं कि वजह क्या है कि एक महापुरुष, विश्व पुरुष जैसे हम कहा जा सकते हैं, विश्व पुरुष दुर्भाग्य इस बात से है कि जिसके आदेश पर मैंने लेखक ने अपना जीवन मोड़ दिया, जिसकी आज्ञा मानने पर बार बार संकटों में गिरा पड़ा, और जिस विश्ववंद व्यक्ति के दर्शन के लिए दूर से दूर लोग आ रहे थे उनके देखने के लिए। भारत में एक अंधनंगा फकीर, चर्चिल ने उनके लिए बोला था गांधी जी के लिए कि अर्धनंगा फकीर है तू तो, भारत में एक अर्धनंगा फकीर है जो भारत को आज़ाद कर रहा है और लोगों को बोल रहा है तुम देश के लिए खड़े हो जा, और पूरा देश खड़ा हो गया। ऐसे तो महापुरुष के दर्शन करने के लिए कौन नहीं आता था? ऐसे महापुरुष के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते रहे। उसकी ज़िंदगी में उसके आवास स्थान पर जहाँ पे वह रहते हैं, वह स्थान पर पहुंचकर उसकी चरण रज से अपने मस्तक को धन्य ना बना सका, ये मेरा दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है? फिर वो बापू से इतना स्नेह करते हैं, हम तुम किसके लिए प्रयोजन करते हैं? जिससे हमें बहुत ज़्यादा आदर हो ना, उसके लिए हम, जिससे हम हृदय से लगाव करते हो। हम जैसे अपनी माँ को है, माँ ऐसा नहीं है पापा को लोग हम प्रेम वगैरह नहीं करते, लेकिन माँ से हम नज़दीक होते हैं। तो ज़्यादातर बच्चे होते हैं माँ को तुम कहते हैं, पापा को आप कहते हैं। तो ये लेखक है ना, जानबूझकर बापू को तुम कहते हैं, इतना स्नेह करते हैं। फिर बापू तुमने तो अपनी चरण धूलि से मेरे छोटे से गाँव को भी एक दिन पवित्र किया था। ये बात करते हैं कि एक दिन बापू मेरे गाँव में भी आए थे, अतः ये स्वभावगत ही उचित था कि जब तुम यहाँ थे मैं आता और तुम्हारे दर्शनों से, तुम्हारे चरण स्पर्श से अपने जीवन को कृतकृत्य करता। पर यह सब नहीं हो सका। जब गांधी जी उनके गांव में गए तब भी लेखक वहाँ नहीं थे, मौजूद नहीं थे। लेखक कहते हैं कि शायद मैं वहाँ हाजिर होता तो आपके साथ मुझे भी अपना जीवन धन्य करने का अवसर मिलता, आपके चरण स्पर्श करके। ऐसी बात करते हैं। फिर आगे कहते हैं कि किंतु देखता हूँ और आज यहाँ प्रत्यक्ष कर रहा हूँ। अब मोड़ आया है, मोड़ अच्छा है, मोड़ यहीं पे रोक दूंगा मैं, क्योंकि इसके बाद नया पैराग्राफ आ गया है। नए पैराग्राफ में भी लेखक ने अपनी अलग बात कही है। ऊपर के भाव प्रकट किए, दुर्भाग्य के भाव प्रकट किए, अब शायद सद्भाग्य के भाव प्रकट करेंगे। किस तरह करेंगे वो अगले हम वीडियो में देखेंगे। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।